नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बयान। में हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासत से जुड़ी आपको बड़ी जानकारी दी। जल संसाधन मंत्री संजय झा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार को ओबीसी राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा बताया है। संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। नीतीश कुमार न केवल बिहार के कद्दावर नेता हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति में एजेंडा सेट करने वाले नेता हैं। नीतीश ने पंचायत और स्थानीय निकाय में ईबीसी और महिलाओं को आरक्षण दिया। बिहार में आरक्षण का कोटा 65% तक किया। साथ ही वो केंद्र से आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। महिला और दलित पर नीतीश के विवादित बयान के बाद बीजेपी उनके रिटायरमेंट की बात कह रही है और ऐसे में संजय झा का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने इन आरोपों का भी खंडन किया कि जेडीयू आरजेडी की बी टीम बनकर रह गई है। संजय झा ने कहा कि नीतीश किसी भी अलायंस में बी टीम बनकर नहीं रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या कोई और गठबंधन। नीतीश हमेशा गठबंधन का चेहरा रहे। तो राजनीति में ओबीसी का सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं नीतीश कुमार, ये कहना है संजय झा का। जब भी वो लोगों के बीच जाते हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि नीतीश की राजनीति कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। नीतीश ने पूरी निडरता से हमेशा जबरदस्त वापसी की है। नीतीश के एजेंडा सेटर की भूमिका में वो हमेशा रहे हैं और नीतीश 1977 और 1980 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने योद्धा की तरह वापसी की और न केवल 1985 का विधानसभा चुनाव जीता, बल्कि विपक्ष के अहम नेता के तौर पर अब उभर कर सामने आए हैं। तो संजय झा की बड़ी बातें एक बार फिर से दोहराते हैं। नीतीश बिहार ही नहीं, देश भर के सबसे कद्दावर नेता है। देश में एजेंडा सेट करने वाले नेता हैं और उनकी राजनीति कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एजेंडा सेटर तो है ही। जब भी वो जनता के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनका अलग ही प्रभाव होता है। पंचायत और स्थानीय निकाय में उन्होंने आरक्षण दिया है। कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ईबीसी और महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया है, इसकी चर्चा भी संजय झा ने की। तो संजय झा ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, उसका जिक्र हम एक बार फिर से कर रहे हैं। नीतीश ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरा है। बिहार की सियासत में केंद्र में नीतीश है और नीतीश बिहार ही नहीं, देश भर के कद्दावर नेता है। उन्होंने देश में हमेशा एजेंडा सेट किया है। पंचायत और स्थानीय निकाय में उन्होंने आरक्षण दिया है। ईबीसी और महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। बिहार में आरक्षण का कोटा 75% तक किया। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है। नीतीश कभी भी किसी भी अलायंस में बी टीम बनकर नहीं रहे हैं। नीतीश हमेशा गठबंधन का चेहरा रहे हैं। नीतीश अचंभित करने वाले नेता रहे हैं। नीतीश ने निडरता के साथ जबरदस्त वापसी की है। नीतीश हमेशा एजेंडा सेटर की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, याद भी दिलाया, नीतीश 1977, 1980 का विधानसभा चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन एक बार फिर से योद्धा बनकर उभरे और 1985 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है। विपक्ष के अहम नेता के तौर पर उभरे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन के कद्दावर नेता के तौर पर नीतीश कुमार की पहचान है और उन्हीं की तरफ से पहल की गई, कोशिश ये की गई थी कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए और इंडी गठबंधन का अलायंस हुआ और उसके बाद से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की भी चर्चा चरम पर होने लगी। और इसी बीच संजय झा की ये बड़ी बातें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। उन्होंने कई तरह की बातें नीतीश कुमार को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा एक योद्धा की तरह राजनीति में काम किया है। भले ही वो पहले चुनाव हारे हों, लेकिन जब उनकी वापसी हुई 1985 में, तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता। तो क्या जेडीयू ये बताने की कोशिश कर रहा है नीतीश ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरा है और इस मामले पर वो कांग्रेस की अगुवाई पर कोई समझौता नहीं कर सकते? तो बार बार इस बात की चर्चा की जा रही है। और देखिए, संजय झा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। संजय झा ने लिखा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 से शुरू हुई यात्रा ने अनेक नए प्रतिमान गढ़े हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश नीतीश मॉडल का अनुसरण करना चाह रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने हर क्षेत्र में तरक्की की नई उड़ान भरी है। अब वक्त आ गया है कि बिहार को उसका वाजिब हक मिले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बरसों से की जा रही है। 2014 से लगातार इस मांग को रखा जा रहा है और एक बार फिर से संजय झा ने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि आखिरकार वो वक्त आ ही चुका है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना अनिवार्य है। और संजय झा के बयान का समर्थन मंत्री विजय चौधरी ने किया है। संजय झा का बयान पूरी तरह सही है। अति पिछड़ों की पहचान नीतीश कुमार ने दी, अति पिछड़ों को सामाजिक आकार नीतीश कुमार ने दिया और इसीलिए नीतीश कुमार सबसे बड़े चेहरे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको देने, संजय झा का बयान जब सामने आया तो उसका समर्थन भी अब सामने आ चुका है। उसका समर्थन किया है मंत्री विजय चौधरी ने। उन्होंने भी कहा कि अति पिछड़ों की पहचान नीतीश कुमार से है, उन्हें ही नीतीश कुमार ने पहचान दी। अति पिछड़ों को सामाजिक आकार देने का काम भी नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने जो कहा है वो इस मायने में जरूर सत्य है कि जब हम अति पिछड़ों की बात करते हैं तो अति पिछड़ों की पहचान से लेके उनको एक अलग समूह के रूप में देखने की बात ही नीतीश कुमार ने की थी। तो स्वाभाविक रूप से जिस सामाजिक समूह की कल्पना, सोच या उसको आकार देने का काम ही जिस नेता ने किया है, तो उस नेता की तरफ अति पिछड़ों का देखना स्वाभाविक है। और संजय झा के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। नीतीश और लालू क्षेत्रीय स्तर पर अति पिछड़ों की आवाज बने हैं। बिहार में ओबीसी की आवाज वो हमेशा उठाते रहे। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने आवाज उठाई है और सबसे पहले अति पिछड़ों की आवाज उनकी तरफ से उठाई गई। राहुल गांधी अति पिछड़ों की बहुत बड़ी आवाज है, ये कहना है कांग्रेस का। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां जेडीयू और तमाम अलग अलग दलों की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू क्षेत्रीय स्तर पर अति पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं, तो कांग्रेस का ये कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की जब हम बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने हमेशा से ही अति पिछड़ों का समर्थन किया है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनके लिए विकास कार्य किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ही इस देश की आवाज अति पिछड़ों के लिए बने हैं। तो संजय झा के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमने आपको दी। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर ली तो उन्होंने यही कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त राहुल गांधी ही ऐसा नाम है जिन्होंने हर पहलू पर अति पिछड़ों की आवाज बुलंद करने की कोशिश की है, उनकी आवाजों को उठाया है। राहुल गांधी अति पिछड़ों की बहुत बड़ी आवाज है। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी निश्चित तौर पे बिहार के स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पे या वो अपने स्तर पे ओबीसी की आवाज उठाते रहे, लेकिन देश भर में पहली बार बड़ी मजबूती से ओबीसी और एसटी एससी के अधिकार की बात किया तो श्री राहुल गांधी ने सदन में कहा कि 90 सेक्रेटरी में से मात्र 3 ओबीसी क्यों? ये राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया। ऐसा क्यों? तब जबकि सर्वाधिक आबादी ओबीसी के है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराएंगे और भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। और इधर बीजेपी ने संजय झा के बयान पर तंज कस दिया है। बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन के नेता ये तय कर ले कि कौन अति पिछड़ों की आवाज है। लोग पहले तो आपस में ये तय कर लें कि उनके बीच में से अति पिछड़ा समाज के लिए किसने क्या क्या किया है। क्योंकि घमंडिया गठबंधन में तो श्रेय लेने की एक होड़ लगी हुई है, एक दौड़ सी चालू है जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। अभी जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा समाज के लिए जो किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। कांग्रेस राहुल गांधी को अति पिछड़ा समाज का जीवंत भगवान बना रही है। लालू यादव तो रोज कह रहे हैं कि साहब हम ही ने सब कुछ किया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जेडीयू भी अब नीतीश की ब्रांडिंग करती नजर आ रही है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार छत्रप दल है, उसमें एक बड़ा चेहरा निश्चित रूप से है, लेकिन जहां तक सवाल है कांग्रेस की, तो कांग्रेस
जो है सो INDIA अलायंस में जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ही जैसे कहेगी वही उसी के कहने पर डिक्टेशन होगा, न कि नीतीश कुमार के कहने पर डिक्टेशन होगा। संजय झा निश्चित रूप से या जदयू कह लीजिए वो ब्रांडिंग कर रही है पिछड़ा अति पिछड़ा का कार्ड खेल करके, लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो जितने स्टेट में कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा का चेहरा को ही आगे किया गया है सीएम पद के लिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह 2024 की लड़ाई है वह दिखाई पड़ रही है और उसी को लेकर के जदयू भी ब्रांडिंग करते हुई नजर आ रही है, नीतीश कुमार के चेहरा को आगे कर रही है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, गायक शिवेश मिश्रा पर केस दर्ज किया गया है। कंकड़बाग थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। अक्षरा सिंह के पिता ने इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। शिवेश मिश्रा पर मानहानि का केस है। विपिन सिंह अक्षरा सिंह के पिता हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए अश्लील टिप्पणी और गलत आरोप लगाकर उनका वीडियो वायरल कर एक्ट्रेस की छवि को खराब करने का आरोप उनके पिता ने लगाया। इस पूरे मामले की तहकीकात लगातार जारी है। और देखिए इस वक्त खुद विपिन सिंह अक्षरा सिंह के पिता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, इस FIR को कराने की वजह सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले महोदया को मेरा नमस्कार और दर्शक गणों को भी मेरा प्रणाम। चरण स्पर्श जो मेरे बड़े हैं। मैं रीजन आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से लगातार तरह तरह के वीडियो एडिट करके अक्षरा के खिलाफ परोसा गया लोगों के दर्शकों के बीच, और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक लॉबी बनाकर और अक्षरा की छवि को धूमिल करने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा वाला वीडियो, झूठा वीडियो दर्शकों तक ला करके अक्षरा की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ये विगत महीने भर से ये चल रहा है। तो मजबूरन बस एक पिता होने के नाते मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हम कलाकार होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं, उनके मनोरंजन के लिए बने हैं। तो जनरली इन सब चीजों, छोटी मोटी चीजों पे घटनाएं होती हैं तो हम लोग इग्नोर करते रहे। लेकिन ये जो इनका इस तरीके का जो कार्यकलाप था विगत पिछले 1 महीने से लगातार अक्षरा के खिलाफ गलत छवि परोसने के लिए, और न जाने ये लगातार बोलते थे कि बिहार में घुसने नहीं दूंगा, ये कार्यक्रम दे के तो दिखाए, पैसे लौटाए, ये करे वो करे। 2 घंटे का कार्यक्रम था। मजबूरन बस मुझे ये एक्शन लेना पड़ा इनके खिलाफ, और इसको बोलते हैं जबरदस्ती का। आपने इतना मुझे कहिए कि मेरे सर के ऊपर से आपने पानी जब बहने लगा तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा, और मैं इनके खिलाफ कई धाराओं में 1-2 केस तो लगा ही दिए हैं आरोप। विपिन जी, ये बताइए कि अभी तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें हुई, सोशल मीडिया पर उन्होंने कमेंट्स किए और कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। क्या कोई ऐसा ऐतिहासिक कोई मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से ये व्यक्ति बार बार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? मेरी कोई मुलाकात नहीं, ना अक्षरा भी जानती थी, ना मैं इस शख्सियत को कभी जानता था। एक कार्यक्रम करने के दौरान के सिलसिले में मेरे से मुलाकात हुई। ये अक्षरा को दीदी से संबोधित करता था और मुझे चाचा चाचा कहने लगा। तो इस कार्यक्रम के दौरान इससे पहली मुलाकात है। हालांकि इनके अब मुझे पता चला, जब इनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं तो पता चला ये सारी लड़कियों और महिलाओं के साथ ऐसे ही अभद्रता करता है। ये जी विपिन जी, हम आशा करते हैं कि आपने जो भी शिकायत दर्ज कराई है उस पर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटों को साधने में जुट गए। जातीय गोलबंदी अब शुरू कर दी गई है। जातीय सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है। आज बीजेपी पटना के बापू सभागार में पान, तांती और बुनकर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसमें सभी जिलों से 30,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर बीजेपी ने इसका आयोजन किया है और बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए बुनकर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी का संदेश देगी। तो पटना के वेटनरी मैदान में कल जेडीयू भीम संसद का आयोजन कर रही है। जेडीयू ने भीम संसद में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा कर दिया है। जेडीयू भी भीम संसद के जरिए दलित कार्ड खेल रही है। साल 2024 के चुनाव से पहले अब सियासी बिसात बिछ चुकी है।
तो जातीय आंकड़े के आने के साथ ही बिहार में जातीय सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी अति पिछड़े समाज से जुड़े लोगों का सम्मेलन कर रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भीम संसद का आयोजन कर रही है, जिसको लेकर पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस में पूरी मुकम्मल तैयारी की गई है। जेडीयू 20% दलित वोट बैंक को साधने में जुटी है। भीम संसद को नीतीश कुमार से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता संबोधित करेंगे। जायजा लिया संवाददाता रवीश नारायण ने। बढ़ते अगली खबर की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए तमाम राजनीतिक जातीय सम्मेलनों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी आज झलकारी बाई जयंती के बहाने तांती पान समाज सहित अति पिछड़े समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं जेडीयू कल भीम संसद के जरिए दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की तैयारी में है। जाति को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्मा उठी है। बीजेपी महागठबंधन पर जाति की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो महागठबंधन बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहा है। कुछ लोग जो है भीम संसद लगाते हैं और विधानसभा में सम्मानित दलितों को, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने का काम करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, जातीय शत्रप, सांप्रदायिक शत्रप सिर उठा लेते हैं, और चाहे वो जात की राजनीति हो या संप्रदाय की राजनीति, सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, समाज और देश दोनों को कमजोर करने वाली ये राजनीति है। जातीय टुकड़ों में समाज को बांटा जाता है, धार्मिक आधार पर समाज को बांटा जाता है। अब भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के द्वारा, लेकिन बीजेपी तो जात पात में लोगों को बांटना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर दी है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसके नाम पर जहर बोने की कोशिश होती है, विभाजनकारी ताकतें आगे आती हैं, तनाव का माहौल पैदा किया जाता है, और इन मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे आगे हैं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता में है कैसे जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की जाए। और बीपीएससी ने शिक्षक परीक्षा 10 फेज 2 की तारीखों में बदलाव कर दिया है। 14, 15, 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा की तारीख में अब बदलाव कर दी गई है। आपको बता दें कि नई तारीख 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर जारी करी गई है, यानी कि 16 दिसंबर को परीक्षा नहीं ली जाएगी। परीक्षा की तारीखों में बदलाव पर युवाओं का कहना है कि अच्छा है कि जल्द ही परीक्षा होगी और जल्द ही नौकरी भी मिल जाएगी। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि परीक्षा की तारीख में बदलाव करने से तैयारियों पर असर पड़ता है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बीपीएससी परीक्षा फेज 2 की तारीखों में परिवर्तन किया गया है। 1,20,336 नौकरियां। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे और उसी के तहत बीपीएससी परीक्षा फेज 2 का एग्जाम होना है और उसकी तारीख में परिवर्तन किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो लगातार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में 1,20,336 नौकरियां बांटी गई है, कई युवाओं को उम्मीद जागी है कि बहुत ही जल्द हम परीक्षा देंगे और नियुक्ति पत्र भी लेंगे। ऐसे में फेज 2 के जो डेट हैं वो भी घोषित किए गए, ऐलान किए गए हैं, लेकिन अब परिवर्तन किया गया है। ऐसे में युवाओं का क्या कहना है, मिलने से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अफसर आलम। जिस तरीके से फेज 1 के तहत नौकरियां बांटी गई, फेज 2 में तारीख का ऐलान किया गया, लेकिन अब परिवर्तन किया गया है, क्या कहेंगे? जी देखिए, डेट में परिवर्तन होने से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज ले 2-4 दिन मतलब डेट आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इतनी बड़ी बहाली देश में शायद ही किसी प्रदेश में एक बार में देखने को मिलता है। इसलिए अभ्यर्थियों में जो है बहुत खुशी है इस बात का कि बहाली आ रही है, और एग्ज़ाम डेट अगर पहले आ जाता है तो और अच्छी बात है। हम लोग हमेशा रेडी हैं, स्टूडेंट जो हमेशा रेडी रहता है। 2-4 दिन आगे पीछे होने से कुछ नहीं फर्क होने वाला है, और जितना जल्दी मतलब एग्जाम होगा उतना जल्दी हम लोग को ज्वाइन कराया जाएगा स्कूल। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो तारीखों में बदलाव हुआ है, कैसे देखते हैं आप? इससे स्टूडेंट जो है काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि एक बार स्टूडेंट जब माइंड मेकअप कर लेता है कि मुझे इस डेट में एग्जाम देनी है, फिर उसमें आगे पीछे करने पर सारा शेड्यूल जो है थोड़ा बिगड़ जाता है। फिर उसको सेट करना पड़ता है कि हाँ ये पढ़ना है, ये बाकी रह गया है, उस तरह से। तो इस तरह सब गलत है थोड़ा। मतलब सरकार को स्टूडेंट लीडर से या स्टूडेंट्स के मतलब
फेवर में आके डिसीजन लेना चाहिए कि डेट कब चेंज करे ना बढ़ाए। ऐलान करे तो 1 तारीख पर। जी हाँ, अगर कोई डेट मतलब फिक्स कर दिया गया है तो उसी डेट पे एग्जाम ले, क्योंकि लड़के उसी डेट के अनुसार अपनी तैयारी करते हैं। कुछ छूट जाता है, अब डेट चेंज कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, तो लड़के अपसेट हो जाते हैं। इस दोनों डेट के बीच में लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, अपसेट ही रह जाते हैं। ऐसे में तारीख में जब बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है, जो सही नहीं है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।